नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने गणित का लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर कर लिया है। तो आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जो गणित के जो सवाल आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पेपर हमारा 2011 का है और उसमें गणित के कौन कौन से सवाल है देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित चार संख्याओं का अवरोही क्रम लिखो। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ है? घटता क्रम लिखना है आपको। कैसा क्रम लिखना है? घटता क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब ये हुआ घटता क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद में उससे छोटी ऐसे लिखना है आपको। तो जज करो आप। देखो, चार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, दो इसमें सब में, जीरो इसमें सब में, तीन इसमें सब में। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, ये यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या तो है तीसरे नंबर वाली। ठीक है, इसका काम खत्म। फिर अब देखो, उच्च छोटी, आप कहोगे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, 5 तो वैसे ही छोटी। अब 6 से हमें देखना है, तो इसके आगे वाले अंकों में देखो, आप कहोगे यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 7 है, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो सबसे बड़ी ये। उसके बाद में 4 नंबर वाली, और फिर 2 नंबर वाली, और सबसे छोटी 1 नंबर वाली। तो ये हमारा है इसका घटता क्रम, यानी कि अवरोही क्रम। बड़ी, उच्च छोटी और उच्च छोटी। कौन सा ऑप्शन है? 3 4 2 1। 3 4 2 1 बी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट। अगला देखो, 1 करोड़ बराबर है, हमने पढ़ा है 1 करोड़, यानी कि मैंने कहा ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमको जीरोस गिनने हैं। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो होते हैं। अब इनमें से किस में 7 जीरो होंगे? वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे 100 तो ये है ही। ठीक है, 100 लाख के बराबर है। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, तो ये लगा दो 5 जीरो। अब ये 1000 लाख के बराबर, 1000 तो ये है ही। लाख यानी कि कितने जीरो? 5 जीरो, लगा दो। फिर 10 लाख के बराबर 10, और कितने जीरो? 5 जीरो, लगा दो 5 जीरो। फिर 100,000 के बराबर 100, और 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो। आप कहोगे सर इसमें तो टोटल कितने कितने जीरो? 3 3 6 और 1 7। इसमें 3 3 6 और 6 और 2 कितने हो गए? 8। और इसमें कितने जीरो है? 3 और 3 6 जीरो, और इसमें 3 और 2 5 जीरो। तो जिसमें 7 जीरो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 7 जीरो किस में? ऑप्शन ए में है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल करना होता है। संख्या 5 करोड़ 9 लाख, सबसे पहले कोई 5 करोड़, 5 करोड़, करोड़ यानी कि कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो आएंगे, तो लगा दो आप 7 जीरो। 3 और 3 6 और 1 7। फिर 9 लाख यानी कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आएंगे, ये लो 5 जीरो, और फिर 9 लाख 5 जीरो। फिर है 4000 यानी कि 3 जीरो, फिर 4, ये हो गए 4000। फिर है 988, ये लो सर 900, फिर 88। अब इन सबको ऐड कर लो, करो ऐड। 8 का 8, 8 का 8, 9 का 9, 4 का 4, 0 का 0, 9 का 9, 0 का 0 और 5 का 5। 50 90 49 88, 50 90 49 88, कौन सा ऑप्शन है? 50 90 49 88, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। देखो, 50 90 49 88 राइट ऑप्शन। ऐसे इन प्रश्नों को जो ये शब्दों में लिखे होते हैं ना, उनको सबसे पहले आपको इसको गणितीय मतलब अंकों में व्यक्त करना है। ये देखो 5 करोड़, फिर 9 लाख, फिर 4000, ये 900 और ये 88। फिर इन सबको ऐड करना और हमारा आंसर मिल जाएगा इससे। अगला देखो कि ये गांव की कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 78,692। कुल जनसंख्या तो है कितनी? 78,692। ठीक है, जिसमें इतनी 28,167 महिलाएं और शेष क्या है? बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी है? अच्छा, इसमें एक मेरे ख्याल से मिस टाइप हुआ है, क्योंकि पुरुषों की संख्या भी तो दी होगी कहीं। पुरुषों की संख्या नहीं दी। 1 मिनट देख लेता हूँ भाई इस सवाल को, है ना। हाँ, इसके अंदर पुरुषों की संख्या दे रखी है। कहाँ गया? टाइपिंग मिस्टेक है। पुरुष है गांव में कितने हैं?
29,642 पुरुष है और महिलाएं इतनी है। ठीक है, अब ये प्रश्न सही हुआ। पुरुष इतने हैं, महिला इतनी है और कुल जनसंख्या ये है। अब बताओ पुरुष कितने हैं? पुरुष है 29,642 और महिलाएं 28,167 और शेष क्या है? बच्चे हैं। तो आप कहोगे ये तो है पुरुष, ये है महिलाएं, तो सर इसका मतलब ये आप ऐसा काम करो, पुरुष और महिलाओं को कर दो ऐड और कुल में से घटा दो, फिर जो पीछे बचेंगे वो क्या है? बच्चों की संख्या है। तो इन दोनों को जोड़ो सबसे पहले तो आप, कि पुरुष और महिला कितने? 9, फिर 10 और ये 7 और 1 8 और ये कितने हो गए? 17 और 1 4 और 1 ऊपर 5, 57,809। 57,809 तो कौन है? पुरुष और महिलाएं। टोटल कितनी है? 78,692। अब इसमें से अगर आप इसे घटा दोगे तो जो पीछे बचेंगे वो सब क्या है? बच्चे हैं। तो घटाओ आप कुल में से, कुल है 78,692, उसमें से घटाना है 57,809 को, घटाओ। आपने कहा ठीक है, 2 में से नहीं जाएगा, इसमें से एक उधार ले लिया, तो 12 में से गए 9, पीछे कितना बचा? 3, 8 में से 0 8, 6 में से जाएंगे नहीं, तो एक 16 में से गए 8, 7 में से 7 0 और 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2, यानी कि 20,883, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे सवाल आए तो उनको ऐसे ही हल करना है। आपको कहेगा कुल जनसंख्या इतनी है, पुरुष इतने हैं और महिला इतनी है, बच्चे हो सकता है आपको पुरुष और बच्चे दे दे, महिलाओं की पूछे तो उनको ऐड करके आपको कुल में से घटाना होता है। अगला सवाल है, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल क्रमशः होंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको ऐसे ही देना है। क्या कह रहा है ये देखो, लिखो आप, किस में भाग देना है? शून्य में। किसका भाग देना है? 60 का। अब जाएगा क्या? नहीं, 0 बार गया तो 0 गुणा 60 0 और 0 में से गया 0, पीछे क्या बचेगा? 0। जो यहाँ होता है वो तो होता है हमारा भाजक। वो क्या होता है? भाजक, जिसका हम भाग देते हैं। जिसमें देते हैं वो हमारा क्या होता है? भाज्य। और जितनी बार गया वो हमारा क्या होता है? भागफल होता है। और जो पीछे बचा रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। तो अब देखो, पूछा उस क्रम में लिखो। सबसे पहले क्या कहा? भाज्य। तो भाज्य कौन है? 0। फिर का भाजक, तो भाजक कौन है? 60। फिर का भागफल, तो भागफल कौन है? 0। फिर का शेषफल, तो शेषफल कौन है? 0। तो 0 60 0 0, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ऐसे इन प्रश्नों को हल करना है। 25 पैसों के 15 सिक्कों का मान बराबर है। मैंने आपको कहा था, हमने पढ़ा था सबसे पहले भारतीय मुद्रा के बारे में, एक टॉपिक क्लास में मर्ज करके कहा था, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि इसमें से ऐसे ही सवाल आते हैं। ऐसा आपको नहीं पूछेगा उस राजा के ज़माने में कौन से सिक्के थे, वो सारी बात बैठते भैया ना। तो अब कहा है 25 पैसों के 15 सिक्के। सबसे पहले बताओ ये कितने रुपए हुए? 25 पैसों के, सबसे पहले बताओ, अगर 25 पैसों के 4 सिक्के होते तो कितने रुपए हो जाता? 1 हो जाता। 8 होते तो 2 रुपये, 12 होते तो 3 रुपये और 16 होते तो कितने रुपए हो जाते? 4 रुपये। अब 16 नहीं, कितने? 15 है। इसका मतलब कितने रुपए? 3 रुपये और 1 कम पड़ रहा है तो कितने? 3 रुपये और 75 पैसे। अगर 1 और हो जाता तो पूरे कितने हो जाते? 4 रुपये हो जाते, यानी कि 25 पैसे इसमें और जोड़ते तो कितने हो जाते? 4 रुपये। तो 25 पैसों के 15 सिक्के हैं तो कुल मूल्य है वो कितना है? 3 रुपये और 75 पैसे। अब इनमें से आपको बताना ये किसके बराबर है। उपरोक्त में से गलत कथन को सहन करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना हो रहा है कुल मूल्य? 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, प्लस 50 पैसों का 1 सिक्का यानी कि 50 पैसे, और 25 पैसों का 1 सिक्का यानी कि 50 पैसे और 25 पैसे, कितने हो गए? 75 पैसे। तो आप कहोगे ये तो हो गया 3 रुपये और 75 पैसे, बिल्कुल सही है, 3 रुपये और 75 पैसे। दूसरा ऑप्शन देखो, 1 रुपये के 2 सिक्के यानी कि 2 रुपये, प्लस 50 पैसों के 3 सिक्के यानी कि कितने रुपये हो गए? 1 रुपया और 50 पैसे, 1 रुपया और 50 पैसे, और 25 पैसों का 1 सिक्का यानी कि 25 पैसे। तो टोटल रुपये कितने हुए? 3 रुपये हो गए और 50 और 25 75 पैसे हो गए। तो 3 रुपये और 75 पैसे, ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। 1 रुपये के 3 सिक्के, तो 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपये, और 25 पैसों के 3 सिक्के यानी कि कितने रुपये हो गए? 75 पैसे हो गए। तो आप कहोगे 3 रुपये और 75 पैसे, ये भी हमें चाहिए, राइट है। अगला 1 रुपये के 3 सिक्के यानी कि कितने रुपये? 3 रुपये, प्लस 25 पैसों के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसे, तो 3 रुपये और 50 पैसे, ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो
जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, गलत है, और हमें सुनना किसको है, जो गलत है उसी को सुनना है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भिन्न 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4 का क्या पूछा है, आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले आपको छोटी संख्या लिखनी है, छोटी के बाद में बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, ऐसे आपको लिखना है। तो मैंने इसको हल करने के लिए आपको अलग अलग विधियां बताई थी, एक तो दशमलव विधि, एक क्रॉस गुणन विधि और एक एलसीएम विधि। तो जिससे आप करना चाहो, जो आपको आसान लगे उससे आप कर देना। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अगर इसमें हम लगाते हैं दशमलव विधि, कौन सी विधि, दशमलव। दशमलव विधि का मतलब होता है इसमें भाग दो आप, 2 के अंदर भाग दिया 9 का, जाएगा नहीं तो 0 बार गया, सॉरी पहले भाग टूट गया तो पॉइंट लग गया, तो हो गए 20। 20 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, 18। 20 में से गए 18, पीछे कितना बचेगा, 2, फिर और गया कितनी बार, 2 बार, तो ये तो आ गया 0.22। फिर 5 के अंदर भाग देना है 8 का, तो देखो आप, जाएगा नहीं तो लग गया पॉइंट, तो गए 50। 50 के अंदर 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार गया, 48, पीछे बचा 2 यानी कि 20। 20 के अंदर 8 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है। 1 के अंदर 3 का भाग, पॉइंट लगा 10। 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार, फिर पीछे 10 में से गए 9, पीछे बचा 3, 0.33। और 3 के अंदर देना किसका भाग, 0 का, 4 का भाग देना है, तो लगेगा पॉइंट, हो गए 30। 30 के अंदर 4 का भाग कितनी बार गया, 7 बार, पीछे बचा 2 यानी कि 0.75। अब बताओ छोटी संख्या कौन सी सबसे, आप कहोगे ये सबसे छोटी छोटी नजर आई, देखो 0.22, तो आप कहोगे सबसे छोटी ये है। फिर उससे बड़ी ये वाली नजर आ रही, देखो ये वाली, आप कहोगे 1/3। फिर उससे बड़ी ये वाली 5/8। फिर उससे बड़ी ये है 3/4। तो एक विधि तो हमारी ये हो गई कि हम सीधा इसके अंदर भाग दे देंगे और फिर यहाँ से हम तुलना कर देंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमने देखा सबसे छोटी संख्या ये है, फिर उसके बाद उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है और उससे बड़ी ये है। तो हमने लिख दिया एक कैसा क्रम, बढ़ता क्रम, और ये हमें पूछा है आरोही क्रम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, 2/9, 2, 1, 5, 3, ये ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। अगर आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम विधि से। कैसे, 2/9, 5/8 और 1/3 और 3/4। सबसे पहले तो मैंने कहा हरों का लेना आपको क्या, एलसीएम। तो एलसीएम आपको लेना आता है, मतलब साथ साथ क्या करना है, गुणनखंड करना है, अबाजी गुणनखंड। 2 2 का भाग गया, 8 में गया 4 बार, 3 में नहीं जाता तो एज इट इज, और 4 में गया 2 बार, और 2 2 का भाग जाएगा, 2 बार गया, 3 का एज इट इज और 2 में गया 1 बार, और जो और जा रहा है देखो इसमें, तो देखो आप 9, 1, 3 और 1। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, तो फिर अगली संख्या, अगली कौन है, 3। 3 बार, 1 बार, और इसमें गया 1 और 1 का 1, फिर और गया 3 का 1 1 1, सारे 1 1। तो आप कहोगे जो एलसीएम आ रहा है वो हमारा क्या होगा, इन सब का गुण, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, और 24 गुणा 3 कितने हो गए, 12 का 2 असलग 1, और कितने हो गए, 72 हो गए। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 72 आ गया। तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, सबसे नीचे लिखना आपको एलसीएम। अब ऊपर कौन आएगा, इसका गुणा करवाना है इस नीचे वाले हर का भाग एलसीएम देके उससे। तो 9 का भाग दिया 72 में, कितनी बार गया, 8 बार, 8 गुणा 2 कितने हो गए, 16 दशमलव। फिर 8, 5 का गुणा करवाना किसके साथ, 8 का भाग 2 एलसीएम में, तो दिया 8 का भाग एलसीएम में, कितनी बार गया, 9 बार, 9 गुणा 5 कितने हो गए, 45 दशमलव। 3 का भाग दो 72 में, कितनी बार गए, 24 बार, और 24 गुणा 1 कितने हो गए, 24 दशमलव। अब 4 का भाग दो 72 में, कितनी बार गया, 1 बार, और 8 कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, और 18 बार गया, और 18 गुणा 3 कितने हो गए, 54 हो गए, ये हो गए 54। अब बताओ सबसे छोटा कौन है इसमें, आप कहोगे 16 छोटा है। 16 किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाली। 16 से बड़ी कौन है, 24, 24 किसके सापेक्ष है, 1/3 के, तो ये लो 1/3। फिर 24 से बड़ा कौन है, 45, तो 45 के सापेक्ष 5/8। फिर सबसे बड़ी कौन सी, 54 यानी कि 3/4। तो देखो 2 1 5 3, 2 1 5 3, और इस विधि से भी हमारा आंसर क्या आया, 2 1 5 3। तो ऐसे इन प्रश्नों को हल करना है। 5 पेंसिलों का मूल्य है 3 से 3/4, तो 2 पेंसिलों का मूल्य होगा। तो ये तो कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट है, देखो 5 पेंसिलें हैं, 5 पेंसिलें, उनका मूल्य कितना दिया है, 3 से 3/4। सबसे पहले तो इसको आप सरल करो, कैसे करते हैं सरल, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में आपको इसका होता है गुणा, और यहाँ होती है जोड़। 4 गुणा 3 कितने हो गए, 12, 12 में जोड़ो 3 कितने हो गई,
15/4 रुपये। तो 5 पेंसिलों का रुपये है 15/4 रुपये। तो एक पेंसिल का कितना होगा, आपको कि भाग दे दो 5 का, तो एक पेंसिल का मूल्य चले से दिए 5 उस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 15/4 और इस तरफ भाग में आ गया 5। 5 का भाग 5 में एक बार और 15 में 3 बार, यानी कि कितना आ गया 3/4 रुपये। ये तो किसका है, एक पेंसिल का है। और हमें कितनी पेंसिलों का पूछा है, 2 पेंसिलों का, तो दोनों तरफ करवा दो आप, किससे गुणा, 2 से। तो 2 गुणा 1 हो गए 2 और 3/4 गुणा 2, यानी कि 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें 2 बार, यानी कि 3/2 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। और ऐसे नहीं करना चाहो, वैसे करना चाहो, कैसे, तुलनात्मक विधि से। मैंने कहा सीधे समानुपातिक प्रश्न है कि नहीं है, कि भाई जैसे जैसे पेनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मूल्य बढ़ेगा, और पेनों की संख्या घटेगी तो मूल्य भी घटेगा। तो एक दोनों राशि साथ साथ बढ़ रही है, इसका मतलब कौन सा नियम लगाओगे आप इसमें, समानुपातिक नियम लगाओगे। यानी कि आपने कहा पेंसिल कितनी है 5 और मूल्य कितना है भिन्न में बदलने के बाद 15/4। अब 2 पेंसिलों की सही है, कितना है हमें पता नहीं x, तो मैंने कहा सारणी बना दिया आपने। अब लगाओ इसके अंदर कौन सा नियम, समानुपातिक नियम, क्योंकि दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं तो समानुपातिक नियम। तो आपने लगाया समानुपातिक नियम क्या क्या होता है, 5/2 बराबर 15/4 गुणा x। अब करवा दो आप वज्र गुणा, आप कहोगे 5 गुणा x बराबर 15/4 गुणा 2। ऐसी तो वज्र गुणा इस संख्या का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें गया 2 बार। आप कहोगे 5x बराबर 15/2, 5 इसके गुणों में उस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी कि x बराबर 15/2 गुणा 5, 5 का भाग 5 में एक बार और 15 में 3 बार, यानी कि x बराबर 3/2। तो आप चाहो तो समानुपातिक नियम से कर दो और आप चाहो तो डायरेक्ट अप्रोच वाले नियम से कर लो। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि 3/2। निम्न में से कौन सा कथन सही है, अब जो राइट है वो आपको बताना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, सही बात है, एक ना तो भाज्य और एक ना ही अभाज्य है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं, ये बात तो गलत है। एक संयुक्त संख्या है, मतलब भाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, ये भी बात गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अगला देखो, 720 के अभाज्य गुणनखंड है, तो करो 720। ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ आप संख्या रखेंगे और हम यहाँ पे क्रमागत रूप से अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग दिया, इसके अंदर कितनी बार गया 36, बहुत 36 बार, 0 का 0। अब 360 में 2 का भाग 180, 180 में 2 का भाग 90 और 90 के अंदर 2 का भाग 45, 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका एक अंक क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8, हमने पढ़ा है भाज्यता के नियम में, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रे के नियम 3 का जाता है 45 में 15 बार और 15 में 3 का 5 बार। अब 5 में केवल 5 का जाएगा क्योंकि 5 एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो गया 1 बार। तो आपने कहा 720 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, इन सबको आप क्या करो गुणों के रूप में लिख दो। तो लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 4 बार, 3 2 बार और 5 1 बार, 2 4 बार, 3 2 बार और 5 1 बार। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अगला संख्याओं का एचसीएफ है, संख्या दे रखी कितनी 425, एचसीएफ ज्ञात करना है तो अलग अलग गुणनखंड करने पड़ेंगे, 425 और 476। तो करो, आप कहोगे इसके अंदर 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अंक क्या है 5 है। तो 2 के बाद ट्राई करो 3 का करने के लिए क्या होता है अंकों को जोड़ो। तो आप कहोगे 5 और 2 के 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, क्या 11 के अंदर 3 का भाग जाता है, नहीं, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अगला हम 3 के बाद अभाज्य संख्या आती 5, तो देखो 5 का भाग जाएगा क्योंकि अंक क्या है 5 है, जिन संख्याओं के अंक 0 और 5 होता है उनमें 5 का भाग जाता है। तो देखो आपने कहा 4 में नहीं जाएगा, दोनों को उठाया तो 42 यानी कि 8 बार 40, पीछे बचा 2 यहाँ होता है 25, 25 में 5 का भाग 5 बार। अब और जाएगा 5 का भाग कितनी बार गया 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का ही जाएगा और 1 बार गया। तो आप कहोगे 425 के जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो आ गए 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 476 की याद करना है, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा क्योंकि अंक कौन है 6 है। आप कहोगे 4 में गया 2 बार, फिर 7 के अंदर गया 3 बार, पीछे बचा 1 तो ये गया 16, 16 के अंदर गया 2 का भाग कितनी बार 8 बार। अब और देखो 2 का भाग 1 बार और 9 बार। अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंक क्या आ गया 9 आ गया। अब ट्राई करेंगे 3 का करने के लिए होता है अंकों को जोड़ो, आपको 9 और 1 10, 10 और 1 11, क्या 11 में 3 का भाग जाता है, नहीं, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 का, तो 5 का जाने के लिए क्या होना चाहिए 0 और 5, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 7, तो आप देखो 7 का भाग आपके हो जाएगा, 7 का भाग
11 में गया एक बार, पीछे कितने बचे 4 यानी 49, और 49 में 7 का भाग 7 बार यानी 17 बार, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो केवल 17 का ही जाएगा। आप कहोगे 476, और 476 के अभाज्य गुणनखंड कौन आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, पेयर पेयर बनाना पड़ेगा। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है तो छोड़ो, 17 यहाँ है और 17 यहाँ भी है, तो एक तो संख्या आ गई 17। अब दूसरी कोई होती, दूसरा कोई पेयर बनता तो उसको हम क्या करते थे, इसके साथ गुणा करवा देते। अब 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 7 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं, 2 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं, ऐसा नहीं कि आप ऐसे यही बना दो पेयर, पेयर ऐसे ऊपर नीचे बनाना ना। तो एचसीएफ कितना आ गई, 17 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब 17 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता है। 17 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। अगला संख्या हो 90, 60, 75 और 35 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, साथ साथ गुणनखंड करवाते हैं। करो 90, 60, 75 और 35। अब देखो किसी एक में भी 2 का भाग जा रहा है तो हमको देना है। आपने कहा 90 के अंदर जा रहा है, कितनी बार गया, 45। 60 के अंदर 30 बार, 75 में नहीं जा रहा है तो एज इट इज, 35 में नहीं जा रहा है तो एज इट इज। अब किसी में भी जा रहा है, आपको हाँ इसमें जा रहा है तो देव 2 का भाग, और आपको कि 45 में नहीं जा रहा है तो एज इट इज, और 30 में गया कितनी बार, 15 बार, और 75 में नहीं जा रहा है तो एज इट इज, 35 में नहीं जा रहा है तो एज इट इज। अब इसमें से ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके अंदर 2 का भाग जाता है, तो फिर 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है, 3, 3 का भाग दो। 45 में गया 15 बार, 15 में गया 5 बार, 75 में गया 25 बार, और 35 में तो नहीं जाएगा तो एज इट इज। अब किसी एक में भी जा रहे हैं, हाँ जा रहा है इसमें 3 का, तो देव एक बार, और 3 का कितनी बार गया, 5 बार, 5 का 5, 25 का 25, क्योंकि इनके अंदर भाग नहीं जा रहा है। फिर अब इनमें से किसी में 3 का भाग नहीं जाता है तो 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या जो हमारी कौन सी है, 5, तो देव 5 का भाग, 5 में एक बार, 5 में एक बार, 25 में 5 बार, और 35 में 7 बार। अब एक बार और जा रहा है 5 का भाग, तो देव 1 का तो 1, 1 का तो 1, 5 में एक बार, और 7 का 7। अब 5 का नहीं जा रहा तो किसका जाएगा, 7 का, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या तो खुद के जाएगा, तो 1, 1 और 1। तब आप कहोगे इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन सब का गुणन होगा। तो करवा दो आप गुणा इन सब का। आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, करवा दो गुणा। 35, 35 गुणा 5 कितने हो गई, 35 गुणा 5, 25, 2, 75, 175। अब 175 तो हो गए यहाँ तक का गुणा। अब इन सबको करा दो शॉर्ट में गुणा। आपको 2 गुणा 2 4, 4 3 12, और 12 36, तो ये हुए 36। अब हम क्या करना है, 36 और 175 को करवा देना आपस में गुणा। आपको 175 गुणा 36, ये है सरल करने का तरीका। भाई पीछे से आओ, ओरली आप कहाँ तक करते हो वहाँ तक आकर रुक जाओ, फिर आगे से शुरू करो, कहाँ तक ओरली आते हो वहाँ तक कर दो, फिर इन दोनों का गुणा करा के बीच में कोई अंक रहता है तो उसका भी करवा लेना। आपने यहाँ तक तो हम आसानी से कर सकते हैं गुणा, कितना है 36, और इनका भी गुणा हमने करवा दिया, कितना है 135। इसका मतलब अब 175, अब 175 का गुणा करवाना किसके साथ, 36 के साथ, तो करवा दो। 30, 42 और 3 कितने हो गए 45, 6 और 4 10, इंटू 15, 1 21 और 1 22, असल के 2, 3 और 2 5, तो 0 का 0, 10 का, और 3 और 6, यानी कितने हो गए 63 हो गए। वैसे आपको ये करना आता ही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन करते हैं। ये हमारा वो समानुपातिक और प्रतिलोमानुपातिक। तो व्यक्ति यहाँ तो लिखना है व्यक्ति, और यहाँ लिख दो आप कितने काम में लगे, घंटे या दिन, घंटे या दिन। आप कहोगे 5 व्यक्ति कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, और रोज काम करते हैं कितने दिन करते हैं, 3 दिन, तो कुल कितने घंटे हो गए। एक दिन काम किया 8, दूसरे दिन तो 16 घंटे, और तीसरे दिन किया तो 24 घंटे। आपने कहा 8 गुणा 3 यानी कि कितने 24 घंटे, मतलब 5 व्यक्ति उस काम को 24 घंटों में कर देते। अब प्रश्न कह रहा है अगर व्यक्ति कर देते हम 1, तो वो काम अगर वो काम करे दिन में 4 घंटे, और कितने दिन करे पता नहीं, x दिन करे, तो कुल कितने घंटे होंगे, तो 4 गुणा जितने दिन काम करेगा उतने घंटे हो जाएंगे, तो 4 गुणा x घंटे। तो 5 व्यक्ति 24 घंटे करते काम, और 1 व्यक्ति किया, अब वो कितने दिन काम कर रहा है पर डे 4 घंटे, और कितने दिन कर रहा है वो हमें पता नहीं था, हमने कर लिया x से गुणा। 1 दिन करेगा तो 4 घंटे, 2 दिन करेगा तो 8, 3 दिन करेगा तो 12, 4 दिन करेगा तो 16 घंटा। तो अब आपने बना दी सारणी। अब मैंने कहा क्या हो रहा है कि अगर व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो काम में दिनों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब कौन सा नियम है, प्रतिलोम अनुपातिक नियम है। तो आपको यहाँ लगाएंगे हम प्रतिलोम लोमानुपातिक नियम।
क्या होता है प्रतिलोमानुपातिक नियम, इनका अनुपात एज इट इज 5/1 और इनका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो आप 4 गुणा x और 24। और समानुपातिक में क्या होता है एज इट इज लिखते हैं और प्रतिलोमानुपातिक में उल्टा कर लेते हैं। अब आप कहोगे 4 के अंदर 4 का भाग 1 बार और 24 में 6 बार। आप कहोगे 5/1 बराबर x/6। 5 के अंदर एक का भाग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वरना आप करा दो यहाँ पे वज्र गुणा 5 गुणा 6 कितने हो गए 30 और 1 गुणा x कितने हो गए x, यानी कि x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो वो एक व्यक्ति कितने दिन काम करेगा 30 दिन काम करेगा, तब जाके वो काम पूरा होगा। तो 30 कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन हमारा क्या है राइट हो गया। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं 200 है। 4 विषय मान लो ए बी सी डी, कोई विषय में प्राप्त अंक ए है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है और चौथे में डी है। कुल कितने योग है उनका 200 है। ठीक है, यदि 3 विषय में प्राप्त 3 नहीं है ना 3 है, यदि 3 विषय में प्राप्त अंकों का औसत कितना है 48 है। यहाँ देखो 3 विषय में प्राप्त अंकों का औसत कितना दे रखा है अंकों का औसत, और वो दिया है हमें कितना 48। अब 3 विषय मान लो कोई है ए बी और सी है, तो औसत कैसे निकालते हैं कि इनका योग बटा इनकी संख्या, और उसका मान कितना दिया हमें 48 दिया है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब 3 इस तरफ भाग में उस तरफ जाएगा तो गुणा में, यानी कि 48 गुणा 3। आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 48 गुणा 3 24, असल के तो 12 और 2 कितने हो गए 13 और 14, यानी कि 144। तो 3 विषय में प्राप्त अंकों का योग कितना है 144। 4 विषय में प्राप्त अंकों का योग कितना है 200। अब पूछा गया चौथे विषय में, तो आप क्या करो ए प्लस बी प्लस सी का मान इसमें रख दो, कितना है 144 प्लस डी बराबर कितने हो जाएंगे 200। हमें चाहिए डी का मान, तो 200 में से ये इस तरफ है प्लस के, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 144, घटाओ डी बराबर 0 में से जाएगा नहीं, तो फिर आपने यहाँ से उतार दिया 9, फिर 10 हो गए, 10 में से आगे ले 9, तो अब यहाँ हो गए 10। ऐसे आपको हल करना आता है ना भाई, 200 में से घटाना किसको 144 को। अब 4 में जाएगा नहीं, 0 में से 4 जाएगा नहीं, फिर आगे इसके बाजू कुछ नहीं, इससे लिया तो यहाँ हो गए 10, और फिर इससे यहाँ उधार लिया तो यहाँ हो गए 9 और यहाँ हो गए 10। 10 में से गए 4, कितने बचे 6, और 9 में से गए 4, पीछे बचे 5, और यहाँ तो 1 है ही, 1 में से 1 गए पीछे बता 0। यानी कि जो चौथा विषय है उसमें उसने कितने अंक अर्जित किए 56, और हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है डी ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। अगला है एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, 935 में बेची, यानी कि ये उसका क्या है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, और 10% लाभ पे बेची तो ये उसका क्या है लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो उसने कितने में खरीदी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। माना क्रय मूल्य हमें पता नहीं, हमने मान लिया कोई एक्स है, तो मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला कहता है क्या कि क्रय मूल्य, और अगर होता है आपको लाभ तो क्या क्या लगोगे आप प्लस लगाओगे, और लाभ होगा किस पर क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, और क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत यानी लाभ जोड़ो आप, तो क्या मिलेगा आपको विक्रय मूल्य मिलेगा, विक्रय मूल्य। अब बताओ क्रय मूल्य हमने माना x, अब x का कितना प्रतिशत है x का 10%, ऐसे लिखो आप x का 10% उसे हुआ लाभ, क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का 10% लाभ, तो हमें कितने रुपए मिले 335, जो हमारा क्या है विक्रय मूल्य है, तो रख दिया हमने विक्रय मूल्य। अब इसको हल करना आपको आता है x प्लस x का 10% का मतलब गुणा 10 का 10% का मतलब 1/100। भाई लाना है तो 100 से गुणा, हटाना है तो 1/100 से गुणा। आप कहोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि x बराबर कितने 935 है, और x प्लस x गुणा a कितने हो गए x, और नीचे रह गए 10 बराबर 935। अब इसके हर में कोई नहीं मतलब 1 है, अब आपको लसअप लेना आता है 10 आ गया, 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 गुणा x कितने हो गए 10x प्लस 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 गुणा x कितने हो गए x बराबर कितना है 935। अब 10 इस तरफ भाग में तो उस तरफ जाएंगे गुणों में, और 10 और 1 कितने हो गए 11x, तो 11x बराबर 935 गुणा 10। हमें चाहिए x का मान, तो 11 इस तरफ है किसमें गुणों में, तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएंगे भाग में, तो देखो आप भाग। अब 935 में जाता है क्या जाता है, देखो इसके अंदर एक बार गया 935 मतलब 9 में नहीं जाएगा 93, मतलब कितनी बार 4 अरे 8 बार 88, पीछे कितने बचे 5 तो गए 55, 55 में गया 5 बार गुणा 10। 935 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा 85 बार, नहीं तो आप ऐसे जाके देख लेना, देखो इसमें नहीं जाएगा 2 अंगूठा है, तो कितनी बार गया 8 बार 88, पीछे कितने बचे 5,
तो फिर उतर गए 5, 55, 55 में 11 का भाग 5 बार, तो 11×55 और पीछे कितना बचा, 0 बचा, यानी कितनी बार गए, 85 बार, और 85 गुणा 10 कितने हो जाएंगे, 850। तो उसने वो साइकिल कितने में खरीदी, 850 में खरीदी। और बाई ऑप्शन हल करना है आपको अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक का इसका 10% निकालो और इसके अंदर जोड़ो, 850 का निकालो 10%, कितना आएगा, 85। तो 850 में जोड़ो आप 85, पहले तो यूँ 850, जैसे आप यूँ हल करते करते ऑप्शन बी पर पहुँचते, फिर आप इसका निकालते लाभ प्रतिशत, यानी कि 850 का 10%, यानी कि 850 गुणा 10 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितने आ जाते, 85, यानी कि उसे कितना लाभ हुआ, 85 रुपये का लाभ हुआ। तो 850 में खरीदा, 85 का लाभ हुआ, तो फिर कितने बेचा, जोड़ो आप, 5 का 5, 13 का 1, 13 का 3 असल का 1, और 8 और 1 9, यानी कि उसने कितने बेचा, 935 में। तो यही तो हमारा कह रहा है, कितने बेचा, 935 में। तो बाई ऑप्शन हल करना चाहो तो ऐसे। और अगर आपके वो हानि हो जाती तो आप इसका सबसे पहले तो प्रतिशत निकालते, फिर इसमें से घटाते, तो आपको क्या क्या मिल जाता, विक्रय मूल्य मिल जाता। अगला देखो, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% की वार्षिक ब्याज दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वो 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिया था। अब उसने क्या किया, वापस कितने रुपए किया, लौटाई गई राशि कितनी है, लौटाई गई राशि, और वो हमारी कितनी है, 7,250। अभी जो राशि है ना लौटाई ना, ये हमारी क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। कहने का मतलब इसके अंदर क्या है कि उसने जितने रुपए पहले उधार लिए वो भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, और वो हमारा क्या है, 7,250। हमें चाहिए अगर ब्याज, तो मूलधन उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो आप कहोगे ब्याज बराबर 7250 माइनस मूलधन, ये तो हमारा कौन है, ब्याज है। अब आप ऐसा करो कि उसका ब्याज कितना है वो निकालो और इसके क्या कर दो, बराबर कर दो। आपने पढ़ा है ब्याज क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। आपको मूलधन तो हमें पता नहीं, तो मूलधन का मूलधन, समय कितना लिया, 3 वर्ष लिया, तो ये हो गया 3 इंटू दर कितनी है, 15% की, और ध्यान रखना दर कैसी है, वार्षिक है, तो हमने समय किस में लेना है, वर्षों में लेना है, तो ले लिया मूलधन इंटू 3 इंटू 15/100। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, आप कहोगे 15 के अंदर 5 का भाग गया 3 बार, और 100 के अंदर 5 का भाग गया कितनी बार, 20 बार। तो आप कहोगे ब्याज मिला है वो मिला है मूलधन इंटू 3 गुणा 3 हो गए 9/20, और यहाँ ब्याज यहाँ मिला है, और यहाँ पे जो प्रश्न में कंडीशन दी है ब्याज कितना है, 7,250 माइनस मूलधन, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, यहाँ ब्याज का मान ये है और यहाँ ब्याज का मान ये है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो करो आप बराबर, आप कहोगे कि 7,250 माइनस मूलधन बराबर कितना है, मूलधन इंटू 9 क्या लिख रहा हूँ, और मूलधन इंटू 9/20। अब आपको इसे करना है सरल, अब 20 इस तरफ भाग में, इस तरफ आएंगे गुणों में, तो आपको 20 गुणा 7,250 माइनस मूलधन बराबर कितने हो जाएंगे, 9 गुणा मूलधन। अब करवा दो आप, 20 का गुणा कराओ इसके साथ, तो 7,250 गुणा 20 माइनस 20 गुणा मूलधन बराबर कितना है, 9 गुणा मूलधन। अब माइनस के उस तरफ जाएंगे मूलधन तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 7,250 गुणा 20 बराबर, अब 20 उस तरफ गएंगे प्लस के, और 9 और 20 कितने हो गए, 29 गुणा मूलधन। हमें चाहिए केवल क्या, मूलधन, तो 29 का दे देंगे भाग। तो आप कहोगे सर मूलधन बराबर 7,250 गुणा 20 बट्टा क्या है, 29, देखो आप भाग, 29 का भाग 29 में तो एक बार, अब इसमें भाग देना हमें, तो आप कैसे देना है, और वैसे आपको ऐसा ही डाटा देगा जिसके अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपने कहा 2 बार गया, कितने हो गई, 58। अब घटाओ आप 58, 8 2 में से जाएगा नहीं 8, तो इससे उधार लिया हो गए 6 हो गए यहाँ पे, और यहाँ हो गए 12, 12 में से गए 8 पीछे बचा 4, और 6 में से गए 5 पीछे बचा 1, अब उतार दिया अगला 5। अब 29 को आप एक बार 30 मान के पाड़ा बोलो, 30 का जो 145 के नज़दीक हो, आपने कहा 4 बार यानी कि 120, और 5 बार बोलते तो कितने हो जाते, 150, यानी कि बोलना कितनी कितनी बार हमें, 4 बार। तो 29 का बोला 4 बार, तो करा दो 29 गुणा 4 के, भाई 30 समथिंग है, लगभग 4 ही तो कम कम करना है, तो कर दो ना आप ऐसे। 30 का बोला 4 बार 120, 120 में से गए 4 116, तो 145 में से घटाना 100, मतलब 145 में से घटाना आपको 116, तो घटाओ आप। आपने कहा इसमें जाएगा नहीं 3, ये पीछे बचे 9, 3 में से गया 1 पीछे बचा 2 और 0,
पीछे बचे 29 और 29 के अंदर 29 का भाग जाएगा कितनी बार? अच्छा इसके अंदर भाग जाएगा कितनी बार? 5 बार जाएगा भाई। 2 बार तो गया, 5 बार और जाएगा। देखो शेषफल क्या बच रहा है? 29 बच रहा है। करवा दो आप गुना। क्या 29 गुना 5 है वो 145 मिलेगा। 45 4 10 और 4 14 यानी कि 145 बराबर मिल रहा है। तो 2 बार तो गए तब 58 और पीछे बचे कितने? 14। फिर 5 उतारा हो गए 145। अब 145 के अंदर 29 का भाग जा रहा है 5 बार पूरा पूरा जा रहा है, दे दिया पूरा पूरा। अब ये 0 और बचा तो 0 यहाँ उतरा, तो यही 0 यहाँ पे उतरेगा। यानी कि 29 का भाग 7250 में दिया तो कितनी कितनी बार गया? 250 बार गया। तो आप रखो इसके अंदर मान, आपने कहा इसके अंदर भाग गया 250 बार, यानी कि 250 गुणा 20 करवा दो आप गुणा। 25 गुणा 2 कितने हो गए? 50 और 2 0 तो एज इट इज लिख दो 2 0, यानी कि कितने रुपए लिए थे उसने उधार? 5000 रुपये उधार लिए थे। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अगला है 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज होगा। ब्याज से ब्याज होगा, ब्याज होगा ना, ब्याज होगा। तो हमने पढ़ा है साधारण ब्याज। क्या होता है साधारण ब्याज? वैसे एक ही टॉपिक में हमारा साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। अब आप मेरे को बताओ मूलधन कितना है? 500 रुपये। समय कितना है? देखो 6 माही दर लेनी है, समय नहीं महीनों में लेना है। अगर आपको यहाँ 6 महीने दिए तो हम ले रहे हैं 1। अगर यहाँ पे 1 वर्ष दिया होता तो कितनी, 1 वर्ष में कितनी 6 माही? 2। तो यहाँ समय लेते हम कितना? 2 लेते। अब दर कितनी है? 8 बट्टा 100। आप कहोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर बच्चे 5 गुणा 1 यानी 5 गुणा 8, 8 का 8 गुणा 5 कितने हो गए? 40। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना हो गया? 40 रुपये हो गया। कौन सा ऑप्शन है? 40, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति एक्स 6 रुपये की वस्तु को 10% हानि से वाई को बेचता है। एक व्यक्ति है कोई एक्स और वाई को चीज़ बेच रहा है, 6 रुपये की चीज़ है और किस पे बेच रहा है? 10 रुपये की हानि पे बेच रहा है। तो सबसे पहले आप बताओ 6 का 10% कितना होता है? 10। तो 100 में से घटाए 10, यानी कि उसने 6 रुपये की वस्तु वाई को कितने में दी? 90 में दी। अब वाई उस वस्तु को बेच रहा है किसको? जेड को। वाई उस वस्तु को जेड को बेच रहा है। अब 10% लाभ पे, तो 90 का 10% कितने हो गया? 9। तो 9 उसको लाभ हुआ यानी जुड़ेगा, तो 90 और 9 कितने हो गए? 99। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा? बी ऑप्शन राइट है। वैसे ये इसमें से काफ़ी सारे सवाल हैं वो हमने थ्योरी में करे हुए हमारे। निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? अब देखो कागज क्या है? समतल है, 2D आकृति है। गिलास क्या है? 3D है, इसे हम बना नहीं सकते। आप बनाओ यहाँ पे गिलास, कैसे बनाओ? उसका एक भाग ही दिखेगा, पीछे भाग नहीं दिखेगा। जिन आकृतियों को हम इस पे बना सकते हैं वो तो हमारी क्या होती है? समतलीय आकृति होगी। बोर्ड पे बना सकते हैं या कहीं भी बना सकते हो, कागज पे बना सकते हैं, वो क्या होगी? समतलीय। और जिन्हें बना नहीं सकते वो हमारी क्या होगी? 3D में, त्रिविमीय में। अब ये देखो गेंद, अब गेंद को कैसे कैसे बनाओगे? आपने गेंद करोगे ये सर्कल, तो फिर ये तो सर्कल हो गया। गेंद का दूसरा पहलू तो नहीं, उभरा हुआ भाग वो कहाँ है? नहीं है। तो ये भी कैसे आकृति है? 3D। और बेलन भी कैसे आकृति है? 3D। और जो 2D आकृति होती है वो हमारी क्या होती है? समतलीय आकृतियाँ होती है। तो कागज क्या है? समतलीय आकृति है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी बंद आकृति को कौन कहते हैं? ये 2 किरण और उनसे बनी ये जो 20 का घेरा बंद आकृति वो कौन है? बिल्कुल सही है ये वाली बात। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही। 1 रेखाखंड, 2 और 3, इनसे घिरी हुई बंद आकृति, देखो ये बंद है, वो क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। ये भी सही है। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाएगी। ये कैसे? ये एक रेखा है कोई, मान लो ये रेखा कहाँ है? ये भी एक क्या है? रेखा है। ये भी एक रेखा है। अब इसे घिरी क्या है? त्रिभुज है? नहीं है। तो ये हमारा क्या है? गलत है, सी ऑप्शन। और डी भी पढ़ लेते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। हाँ बिल्कुल समान होती है, हमने पढ़ा है। ये आयत होता है, आमने सामने की भुजाएं लंबाई में क्या होती है? समान होती है। और प्रत्येक कोण समकोण होता है बराबर। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला, प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। अगला देखो हमारा कि किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको क्या करना है? बताना है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। कैसे समस्त कोण सदैव न्यून कोण? जरूरी है क्या? जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये कोण मान लिया 120 है, ये 30 है, और ये वाला कोण क्या है? 30 है। 60 और 120 सही होना चाहिए ना? तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये कह रहा है समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। कहाँ न्यून कोण? जरूर थोड़ी ना, ये कोण 120 है, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। तो ये 2 तो मान लिया 90 से छोटा, लेकिन तीसरा नहीं है ना। तो समस्त कोण न्यून कोण हो, ये बात जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव समकोण होता है, कहाँ जरूरी? कहाँ इसमें आपको समकोण दिख रहा है? ये भी जरूरी नहीं है। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है,
ये भी कहाँ कहाँ जगह जरूरी। जैसे आपने कोई त्रिभुज बनाया, जैसे आपने समबाहु त्रिभुज बना दिया 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, अब सारे कोण क्या है, न्यून कोण है। अब इसमें एक कोण अधिक कोण थोड़ी ना है, तो ये भी जरूरी नहीं। अब देखो इसमें और इसमें आप इंटरलिंक करके देखो बात, समस्त कोण न्यून कोण होते हैं, सदैव थोड़ी ना होते हैं, हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा क्या, सदैव, कि हमेशा न्यून कोण ही होते हैं, तो इसका मतलब ये तो त्रिभुज है ही नहीं है। देखो इसमें ये कोण क्या भाई, सदैव न्यून कोण होते हैं, ये क्या है, अधिक कोण है, तो ये कैसे त्रिभुज हो गए, संभव नहीं, जबकि ये तो त्रिभुज है। तो ये वाली बात गलत है। और एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी गलत है। आपने इस वाले को देखो तो आपके हाँ एक कोण अधिक कोण होता है, नहीं नहीं होता है भाई। समबाहु त्रिभुज पढ़ा है हमने, जिसमें तीनों कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, हाँ ये पॉसिबल है। एक कोण सदैव क्या होगा, न्यून कोण, मतलब एक कोण तो ऐसा होगा ही होगा जिसका मान क्या होगा, 90 से छोटा होगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। अगला देखो कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज है। अब आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। आपको एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 3 तो त्रिभुज इसके अंदर ये वाले हो गए। देखो एक ये वाला, एक ये वाला 2 और एक ये वाला हो गया 3। अब आप देखो एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है ना 4, और एक ये पूरा त्रिभुज भी तो बन रहा है 5। तो कुल कितने त्रिभुज है, 5 त्रिभुज है। अब आप देख लेना इसमें 5 के अलावा कोई त्रिभुज बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। देखो भाई ऐसी आकृति है, ऐसे यू रेखा यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, देखो एक तो ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा आप देखो ये वाला, कहाँ हो गया कलर, कहाँ गए, चौथा आप देखो ये वाला, ये, फिर 5वां देखना आपको, अलग कलर लेते, ये देखो 5वां। अब बताओ इसके अलावा और कोई है क्या जो त्रिभुज बन रहा है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। ये तो हो गया ब्लैक में, पहला दूसरा तीसरा और रेड वाला चौथा और येलो वाला 5वां। तो कुल कितने त्रिभुज बन गए, 5 त्रिभुज बन गए। वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होता है, हमने ये तो पढ़ा है कि वर्ग का, सॉरी ये कहाँ वर्ग बन रहा है, हमने पढ़ा है क्या वर्ग के बारे, पढ़ा है हमने वर्ग के बारे में, क्या पढ़ा है वर्ग के बारे में, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो जोड़ो आप 90 प्लस 90 90 90, तो आप कहोगे 90 90 90 और 90, यानी कि 180 270 और 360। तो वर्ग के अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 360 हो गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। वरना एक और हमने और पढ़ा था कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। वर्ग एक बहुभुजी तो है, बहुभुज की परिभाषा क्या आती है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। और वर्ग में कितनी भुजा, 4 है, तो बहुभुज ऑब्वियसली क्या है, बहुभुज है। अब n क्या होती है, भुजाओं की संख्या। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, रखो आप 4 - 2 गुणा 180 डिग्री, पीछे बचा 2 गुणा 180, यानी कि कितना आंसर आ गया 360 डिग्री। तो आप बहुभुज वाली प्रॉपर्टी से करो तब भी ठीक, और बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको पता है भाई वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसको जोड़ के करो तब भी ठीक। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, जो राइट है वो आपको बताना है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, हाँ सही है, वर्ग एक विशेष प्रकार, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, नहीं। प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक किरण में तो क्या होता है, एक सिरा खुला होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। अब इसकी लंबाई अब परिमित होती है भाई, मतलब फिक्स नहीं होती है, और रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है, सरल कोण की माप 90 डिग्री होती है, कहाँ होती है 90 डिग्री, सरल कोण की माप होती है 180 डिग्री। अब वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये बात हमारी सही है। वैसे पढ़ा भी हमने, क्या पढ़ा है कि वर्ग एक क्या क्या हो सकता है, आयत हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, सॉरी समचतुर्भुज हो सकता है, और समांतर चतुर्भुज हो सकता है, और समलंब चतुर्भुज हो सकता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था आयत के बारे में, आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज या फिर समलंब चतुर्भुज हो सकता है, और समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार का आयत समांतर चतुर्भुज समलंब ये हो सकता है। ये सारी की सारी बात हमने ज्यामिति में पढ़ रखी है। अगला देखो, एक मैदान का चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 7 ये क्या लिखा है 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो कितने चक्कर लगा लिए उसने, और 3 किलोमीटर पूरा दौड़ने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है, एक राउंड होता है ना, एक राउंड में होता है 250 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब उसने कुल कितनी दूरी तय की है 750,
यानी कि 1 मीटर में कितने राउंड राउंड लगे, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है। 1 मीटर में चाहिए राउंड, तो ये इसके भेज देते हैं भाग में, तो 1/250 राउंड। 1 मीटर में कितने राउंड राउंड लगे उसमें, 1/250। अब कितने मीटर की सेकंड में सांस, ये तो लिखा देखो 75,000 सेंटीमीटर है। अब इसको बदला मीटर में, तो हमने पढ़ा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर सही मीटर, तो इसका भाग दे दो इसके अंदर 1/100 मीटर। अब सेंटीमीटर कितने हैं, 7,000, सॉरी 75,000 है, ये लो 75,000, तो आप कहोगे 1/100 गुणा 75,000 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 75,000 में कितने मीटर होते हैं, 750 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में इतने चक्कर, तो 750 मीटर में कितने चक्कर लगेगी, तो 750 के दोनों तरफ करवा दो गुणा, 1 गुणा 750 750, और 1/250 गुणा करवाना किसी 750 से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 25 के भाग 25 में 1 बार और 75 में 3 बार। तो यानी कि 750 मीटर दौड़ने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब 3 किलोमीटर की दौड़ उसे पूरी करनी है। 750 तो वो दौड़ चुकी है, यानी कि और कितना दौड़ना है उसको, 2250 मीटर। तो अब आपको चेक करना है वो 2250 में कितने चक्कर लगाएगी। तो 1 मीटर में तो कितने चक्कर लगा रही है वो, 1/250, तो 2250 में कितने लगाने पता करना है आपको। तो 2250 का दोनों तरफ करवा दो आप गुणा, तो इस तरफ 1 गुणा 2250 हो गई 2250 मीटर, और 1/250 को गुणा करवाना किससे, 2250 से, 2250 चक्कर। तो अब आप कहोगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और 25 के भाग 25 में 1 बार और 225 में 9 बार, यानी कि 2250 और दौड़ने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 9 चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी कि 750 मीटर में लगे 3 चक्कर, और आगे 2250 में लगे 9 चक्कर। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। अगला देखो, 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। देखो 12 है मीट्रिक टन, 12 मीट्रिक टन, उसमें से घटाना, सॉरी 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, और उसमें से घटाना हमें किसे, 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, 50 केजी को घटाना है। आप कहोगे ये तो डायरेक्टली घट गया, 12 में से गए 8, पीछे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ये तो हो गया 3 मीट्रिक टन हो गया, इसका खेल खत्म, 3 मीट्रिक टन। अब 8 क्विंटल में से घटाना है 50 किलोग्राम, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम घटाना है, तो आप कहोगे 8 में से गए 50, तो पीछे कितने किलो बचे, आपको 50 तो पीछे बचा, एक क्विंटल में से गए 50, तो पीछे बचा 50 किलोग्राम, और 8 में से कम किया तो हो गए कितने, पीछे कितने बचे 7, तो 7 क्विंटल और 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, क्योंकि हमको पता है भाई जो 1 क्विंटल होता है ना, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। अब यहाँ कितने हैं, 8 क्विंटल है, तो या तो आप ऐसे ऐसा करो, उसको कन्वर्ट कर दो कि 8 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे, तो 800 किलोग्राम हो गए। अब 800 में से घटा दो 50 को, तो पीछे कितने किलोग्राम बचेंगे, 750 किलोग्राम। 750 किलोग्राम यानी कि 700 का तो हो गया 7 क्विंटल, और 50 किलोग्राम का हो गया 50 क्विंटल। ऐसे भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। यानी कि 3 मीट्रिक टन, 3 कहाँ हो गया, 12 में से गए 8, तो पीछे कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 4 मीट्रिक टन प्लस 7 क्विंटल प्लस 50 किलोग्राम, यानी कि 4, 7 और 50। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, एक टंकी में 400 लीटर पानी है और इसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी कम कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर, यानी कि 12.5 लीटर पानी कम कर लेते हैं, यही बात हुई। ठीक है, तो शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता कितनी है। आप कहोगे टोटल पानी था हमारे पास में कितना, 400 लीटर, काम में कितना ले लिया, 12.5 लीटर, तो पीछे कितना बचा, आप कहोगे 400 में से घटाएंगे तो पीछे रहेगा 87.5 लीटर। आप घटाना आते ही ऐसे ही हो, 400 में से घटाना किसको, 12.5 को, इसके बाद कोई नहीं बोला 0.00 था ही, तो अब 0 हमको एक ही जरूरत है, तो हमें एक ही लेना है। अब 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो इससे उधार, इसके बाद कुछ है ही नहीं तो इससे आगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो इससे लिया, पीछे बचे 3 यूरो के 10। अब 10 में से इसको आगे उधार दिया तो यहाँ हो गए 9, अब इसमें से इसको उधार दिया तो यहाँ भी हो गए 9, तो यहाँ हो गए 10। अब 10 में से गए 5, पीछे बचे 5 दशमलव का दशमलव। अब 9 में से गए 2, पीछे कितने बचे 7,
और 9 में से गया 1, पीछे कितने बचे 8 और 3 का 3, यानी कि 387.5 लीटर, 387.5 लीटर हमारा पानी पीछे बच गया, जिसे अब क्या करना है 25 डिब्बों में हमें भरना है। तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता समान है, तो यानी कि 25 डिब्बों में कितना पानी आएगा, 25 डिब्बों में आपका पानी आएगा 387.5 लीटर। तो एक डिब्बे में कितना आएगा, अब समान रूप में भर रहे हैं तो समानुपातिक वाला नियम या सीधा डायरेक्ट तुलना से आप कहोगे 387.5 और 25 इस तरफ गुणों में तो उस तरफ जाएगा तो भाग में लीटर आ जाएगा। देखो आप भाग इसके अंदर 5 के अंदर भाग देना किसका 25 का, आप कहोगे 3 के अंदर जाएगा नहीं 38 के अंदर 25 का भाग एक बार, 25 एकम 25, पीछे बचा 3 और 3 में से 2 गए पीछे बचा 1, अब उधर जाएंगे 7 यानी 137 में देना है 25 का भाग, कितनी बार जाएगा 4 और 1 5 बार, तो आ जाएंगे 125, पीछे कितना बचा 2 और 1 12। अब पॉइंट यहाँ लगेगा तो ये यहाँ आ गया पॉइंट और 5 उधर के नीचे तो हो गए 125, अब 125 में 25 का भाग 5 बार, तो पीछे बच गया 0। तो आप कहोगे 15.5 लीटर, क्या आंसर है हमारा 15.5 लीटर, मतलब एक डिब्बे में कितना पानी भरी जी 15.5। अब 15.5 लीटर है, इसका मतलब क्या है 15 लीटर और 15 लीटर है और 500 मिलीलीटर है, तो 15 लीटर और 500 मिलीलीटर, जैसे हमने यहाँ भी लिखा था ना 12 लीटर और 500 क्या थे मिलीलीटर थे, इसको हमने पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया लीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे वो आपको पता है, हमने किया गया था ना ऐसे हेक्टोडे को उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं उस हिसाब से किया है। तो ऐसे इन प्रश्नों का आपको हल करना है। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला देखो, घड़ी में एक बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय निम्न में से कौन सा असत्य है, जो गलत है वो आपको क्या करना है बताना है। घड़ी की एक बड़ी सुई ठीक अगले वाले अंक पर पहुंचती है, तो यहाँ तो आपको बताइए 12 3 6 9 ऐसे होते हैं, फिर ऐसे कॉलम होते हैं यहाँ पे 1 का 2 का फिर 3 का 4 का 5 का, ऐसे घड़ी के अंदर होते हैं 7 8 फिर 10 और 11। अब बड़ी सुई ये कह रहा है यहाँ से आगे कहाँ पे यहाँ पे, तो एक ठीक अगले अंक तक पहुँचने में यानी 12 से कहाँ पर आ गई 1 पर आ गई, तो कितना समय लगेगा, हम सबको पता है 5 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है 5 मिनट। अब यहाँ सेकंड घंटा सब दिया, अब 5 एक तो हो गया 5 मिनट हमारा सही। दूसरा 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60, तो 5 में तो 5 गुना 60 सेकंड, यानी कि कितने हो गई 300 सेकंड। घड़ी की सुई ठीक अगले अंक पर पहुंचेगी तो उस समय तक कितना समय हो चुका होगा 300 सेकंड का समय हो चुका होगा। तीसरा देखो, इसमें कितने घंटे, तो आप कहोगे हमने पढ़ा है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 1/60 घंटा होता है। भाई हमें चाहिए 1 मिनट, तो 60 इसके गुणों में तीसरा आएगा तो भाग में ये घंटे का रोल अदा करा ये घंटा, और यहाँ आप निकल गया 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने घंटे 1/60 घंटा। हमें चाहिए 5 मिनट में, तो दोनों तरफ गुणा करवा दो 5 से, तो 5 मिनट में कितने घंटे 1/60 गुणा 5 घंटे, तो 2 भाग 5 का भाग 1 बार और 60 में गया 12 बार, यानी कि 1/12 घंटा, तो 1/12 घंटा। तो घड़ी की सुई बड़ी सुई ठीक अगले अंक पर पहुंचती है तो उस समय तक 5 मिनट हो चुके होंगे, 300 सेकंड और घंटे का 12 मतलब 12 घंटों का 1 बार। आपको पता है भाई कितनी बार घूमे 12 अंक है, अब 1 अंक आइए, इसका मतलब कितनी उसका रोल क्या है 1/12 है, उसका अनुपात क्या हुआ कि टोटल 12 और हमारे फेवर में कौन है 1 घंटा है, तो 1/12 हो जाएगा। तो यानी कि ये 3 ऑप्शन तो हमारा सही है और 1 घंटा हमारा क्या है गलत है, और पूछा क्या हमें असत्य कथन ही पूछा है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 और चौड़ाई 40 मीटर है। ये देखो आयताकार मैदान है, लंबाई कह रहा है 60 मीटर और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, ये चौड़ाई और ये लंबाई। अब उसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ते चौड़ाई में घास लगी जाए, तो 5 मीटर चौड़ाई, यहाँ से 5 ऐसे, फिर यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5 मीटर चौड़ाई में घास लगे जाए, तो घास लगे जाने वाले क्षेत्र का आपको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस जोन का आपको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वाले ये जो शेडेड जोन है इसका आपको ज्ञात करना है क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करोगे ज्ञात, आप कहोगे ये एक आयत है अंदर की तरफ, ठीक है, और ये भी तो एक आयत है, हाँ, अगर मैं इस आयत के क्षेत्रफल पूरे में से इसको घटा दूंगा तो पीछे वही
क्षेत्रफल बचेगा जहाँ पे क्या लगी गई है, घास लगी गई है। अब उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है इसकी लंबाई और चौड़ाई की। आप कहोगे इस अंदर वाले की थे 60, 5 और बढ़ा इस तरफ और 5 और बढ़ा इस तरफ, तो 60 और 5 65, 65 और 5 कितने हो गए 70, तो बाहर वाले की कितनी होगी लंबाई 70 मीटर। चौड़ाई देखो 40, 5 और बड़ी 45, 5 और बड़ी 50, तो चौड़ाई होगी कितनी 50। आप कहोगे इस पूरे में से अंदर वाले एक आयतन का अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो, तो पीछे वही क्षेत्रफल बचेगा जिसमें क्या हो गई है, घास हो गई है। तो आप कहोगे बाहर वाले का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू अंदर 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 वाले का क्षेत्रफल। आप कहोगे बाहर वाला लंबाई कितनी 70, चौड़ाई 50, माइनस अंदर लंबाई 60 और चौड़ाई 40, यानी कि ये तो हो गए 3500 और ये हो गए 2400। अब 3500 में से गए 2400, पीछे बचेंगे 1100। तो हमारा जो 1100 वर्ग मीटर होगा ना, वो इलाका है जिसके अंदर क्या हो गई है, घास हो गई है, घास लगी गई है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो, एक आयताकार चित्र में फ्रेम एक्स की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है 70 सेंटीमीटर। कोई एक्स फ्रेम है ऐसे हो, लंबाई और चौड़ाई दे रखी कितनी, लंबाई कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी कितनी 70 सेंटीमीटर। और वही एक वर्गाकार फ्रेम है, तो ये कोई फ्रेम है वर्गाकार, ठीक है सर, वर्गाकार फ्रेम है। अब इस वर्गाकार फ्रेम की भुजा दे रखी है 80, तो ये भी 80 होगी, तो ये भी 80 होगी। अब निम्न में से सत्य कथन है, पढ़ो कौन सा कथन, एक्स फ्रेम का परिमाप 6300 वर्ग सेमी। सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को तो डायरेक्ट गलत कर देना, यही से परिमाप दे रखा है वर्ग सेमी, होगा ही नहीं, गलत। फ्रेम वाई का परिमाप 6600 वर्ग सेमी, बिल्कुल नहीं होगा। परिमाप वर्ग सेमी हमेशा वर्ग सेमी वर्ग मीटर किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का, तो ये भी गलत। दोनों फ्रेमों एक्स तथा वाई का परिमाप बराबर एवं 320 वर्ग सेमी, ओके, परिमाप बराबर है और 320 वर्ग सेमी, वर्ग आ गया गलत, क्योंकि परिमाप कभी भी वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होता है, वो डायरेक्ट सेंटीमीटर या फिर मीटर में होता है, ये भी गलत। तो फिर पीछे बचा कौन सा, एक ही तो बचा है और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो इनको हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट अगर आपको पता होता है कि किसको किस में मापते, किसका मात्रक क्या होता है, तो उस हिसाब से भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते, ऐसे प्रश्न आते तो उसको हल कर सकते थे। लेकिन अगर आप निकालना है पर्टिकुलर यही कैसे, देखो तो अब पूछा है परिमाप, तो आयताकार है तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो आप कहोगे 2 इंटू लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई है 70 और 4 इंटू भुजा कितनी है 80। अब आप करा दो 2 इंटू 90 और 70 कितने हो गई 160 और 800 कितने हो गए 32 और 0 का 0 और 16 32 और 0 का 0, यानी कि परिमाप कितना आ गया 320 मीटर और इसका भी परिमाप कितना आ गया 320 मीटर। यानी कि दोनों फ्रेमों एक्स तथा वाई का परिमाप कितना है 320 सेंटीमीटर, तो सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे ना सेंटीमीटर, और बराबर है, देखो बराबर है 320 और 320। ये था हमारा 2011 का प्रश्न पत्र, बिल्कुल इजी था। एक भी सवाल ऐसा शायद होगा जो हमने जो कंटेंट पढ़ा है उससे बाहर का हो। तो इसी प्रकार से हम आज तक के जितने भी प्रश्न पत्र हुए उन सबको हल करेंगे। और हमारी ये क्लास और होनी बाकी है, किसके बारे में, उस गणित की प्रकृति, महत्व, अर्थ और औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन, फिर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो धन्यवाद आप सभी का।